हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है शादी के लिए लड़की देखने आई माँ और बेटी। शादी के लिए लड़की देखने आई माँ और बेटी ने लड़की की बेइज्जती की तो लड़की की भाभी ने सिखाया ऐसा सबक कि सब देखते रह गए। मेहंदी है रचने वाली, दुल्हन है सजने वाली। रूही खुश होकर टीना को छेड़ रही थी। टीना के दिल में भी एक मीठा मीठा सा एहसास था। आज रूही की ननद टीना को लड़के वाले देखने आ रहे थे। टीना ने तो सोहन को एक बार बहुत पहले किसी शादी में देखा था। तब ना कोई शादी की उम्र थी ना कोई बात। टीना को उसकी भाभी चाची तैयार कर रही थी। टीना सुंदर थी, संस्कारवान थी और आज के समय की आवश्यकता के अनुसार पढ़ी लिखी भी थी। टीना की माँ और बड़ी भाभी रसोई के काम में जुटी थी। मिठाइयाँ तो बाजार से आ जाती, लेकिन नाश्ता आदि नहीं लाया जा सकता। रूही ने कहा, अरे टीना दी, जीजा जी कब तक आने वाले हैं? सोहन ने आने का समय तो आपको बता दिया होगा। टीना ने कहा, भाभी आप जाकर पापा से पूछ लो, आपको सारी सही जानकारी मिल जाएगी। रूही ने कहा, पापा जी से क्यों पूछूं? मुझे तो मेरी बन्नो दीदी बताएंगी। टीना ने कहा, भाभी जी चाची को जाने दो, तब आपको बताऊंगी। रूही बोली, चाची जी के जाने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी पूछने की। टीना अपनी रूही भाभी को झूठ मूठ डराते हुए बोली, अभी बताती हूँ। बहुत मस्करी सूझ रही है। दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों में अच्छी पड़ती थी। टीना के पापा बेचैन से चिंतित से बार बार टाइम देख रहे थे और बैठक को व्यवस्थित करने में लगे थे। 11 बजे का समय दिया था सोहन के पिताजी ने आने का और अब 12 बजने वाले हैं। सोहन के पिता मोहन जी एक छोटी सी दुकान करते थे। एक लड़का सोहन और एक छोटी बेटी ममता, बस 2 ही बच्चे थे। सोहन इस वर्ष ही बैंक में क्लर्क बन गया था और शादी योग्य हुआ तो रामेश्वर जी के एक रिश्तेदार ने टीना का संबंध करा दिया। बात लगभग पूरी हो चुकी थी। आज वो लड़की को देख जाते तो बात फाइनल हो जाती। 1 बजने को था। रामेश्वर जी ने मोहन जी को कॉल किया, भाई साहब कहाँ पहुँच गए आप? मोहन जी बोले, बस अभी निकलने वाले हैं। वो क्या है ना कि सीमा स्कूल से आ जाए। रामेश्वर जी बोले, ठीक है। रामेश्वर जी ने फोन रख दिया। कल शाम को कहा था कि 11 बजे पहुंच जाएंगे। आज सुबह भी 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, यही कहा था। 11 बजे के चक्कर में टीना के घर वाले सुबह 9 बजे से ही अपनी व्यवस्था में लग गए। नाश्ता के कुछ आइटम तो वैसे ही ठंडे हो चुके थे। कुछ आइटम बस कुछ समय तक और साथ दे सकते थे। मोहन जी की बेटी सीमा 2 बजे स्कूल से आई। फिर तब कहीं वो चारों सदस्य लड़की देखने को रवाना हुए। शहर भले ही एक ही था, लेकिन ट्रैफिक ने दूरियां खूब बढ़ा दी। 10 किलोमीटर पहुंचने में भी कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। यही हुआ ट्रैफिक के कारण वो लोग 4 बजे पहुंचे। रामेश्वर जी बहुत परेशान दुखी हो रहे थे। सुबह से जो लगे हुए थे, ना कुछ खाया ना चैन से बैठे। वो तो रूही ने जबरदस्ती अपने ससुर को चाय के साथ हल्का सा नाश्ता करा दिया, वरना भूखे ही उन लोगों के इंतजार में अपनी पलकें बिछाने के मूड में थे। रामेश्वर जी ने मोहन जी की गाड़ी आती देख संतोष की सांस ली, हाथ जोड़कर स्वागत किया। सोहन और सीमा ने रामेश्वर जी को नमस्ते कहकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सोहन की मम्मी उस बैठक को अपने नेत्रों से निहार रही थी और सोच रही थी कि बैठकर इन पर एहसान कर दूं या खड़े खड़े अपनी कुछ सीख सलाह दे दूं। रामेश्वर जी ने अपने कर कमलों को पुनः एक किया और बोले, बैठो बहन जी। सोहन की माता जी रमा जी ने रामेश्वर जी का आग्रह सुनकर कहा, कहाँ बैठूं? इस बाबा आदम के सोफे पर या इन टेंट की कुर्सियों पर? अपनी माँ की बात सुनकर सीमा खिलखिलाकर हंस दी और रामेश्वर जी के चेहरे की बत्ती गुल हो गई। रामेश्वर जी की इच्छा हुई कि रमा जी को अपने ऊपर ही
बिठा लूं, लेकिन 2.5 क्विंटल वजन से ही मर जाऊंगा। मोहन जी के इशारे से रमा जी सोफे पर बैठ गईं और सोफा बेचारा मुश्किल से संभल पाया। सोफे को आज पता चला कि दूसरों का वजन कैसे झेला जाता है। जैसे ही रमा जी विराजमान हुई, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और ड्राई फ्रूट्स आ गए। बड़े लोगों की तरह उन्होंने एक बार ललचाई नज़र से ड्राई फ्रूट्स देखे, फिर थोड़ा मान मनोहर की इच्छा मन में दबाए चुपचाप बैठे रही। रामेश्वर जी के विशेष आग्रह से उन चारों ने नाश्ता शुरू किया और पल भर में प्लेट साफ। कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर गटक रहे थे। थोड़ी देर बाद समोसे विथ फ्रूट नाश्ते के लिए आए। समोसे तो सुबह से 3 बार गर्म तेल में नहा चुके थे, इसलिए अपना तापमान उचित बनाए हुए थे, लेकिन फ्रूट्स कुछ ज़्यादा ही ठंडे पड़ गए। नाश्ता करने में 1 घंटा आराम से बीत गया। नाश्ता के बाद रामेश्वर जी ने अपनी बेटी टीना को बुलाया। टीना ने आकर सबको प्रणाम किया और खड़ी हो गई। रमा जी अपने तेज लेकिन छोटी छोटी आंखों से टीना का एक्सरे कर रही थी। सीमा उसके पहनावे को देख रही थी। सोहन चोर नजरों से उसे निहार रहा था और मोहन जी तो अपनी दुकान के किसी सामान के ख्यालों में डूबे हुए थे। रूही टीना की बाहों को मजबूती से पकड़े हुए साथ ही खड़ी थी। टीना उस बैठक में इस प्रकार खड़ी हुई थी जैसे कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा रहता है और उसका फैसला सुनाया जाने वाला हो। 1-2 पुलिसकर्मी उसके पास खड़े रहते हैं जिससे मुजरिम भाग ना जाए। यहाँ पुलिसकर्मी की कमी रूही ने पूरी कर दी। पिता ने अपनी लाडो को बैठने का इशारा किया। माता पिता को तो अपने बच्चों के दुख दर्द का एहसास होता है, भले ही औलाद को अपने माता पिता के कष्ट का एहसास नहीं होता हो। टीना को बिना आज्ञा बैठा देखकर रमा जी को थोड़ा बुरा लगा। रमा जी बोली, भाई साहब, आपने अपनी लड़की को अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या? बड़ों के सामने सोफे पर बैठ गई। हमने तो उसे बैठने को कहा ही नहीं। जब 2-4 मिनट खड़ी नहीं रह सकती तो घर में किचन का काम कैसे संभालेगी? रामेश्वर जी की इच्छा हुई कि रमा जी को तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता बिगड़ जाने के डर से चुप रहे। रमा जी बोली, हाँ तो टीना, क्या क्या जानती हो? टीना बोली, जी किस क्षेत्र में? रमा जी बोली, सभी में बता दो। टीना बोली, खाना बनाना, संगीत, नृत्य, कढ़ाई बुनाई, झाड़ू पोंछा करना, चाय बनाना सब आता है। रमा जी बोली, और पढ़ाई की क्या पोजीशन है? टीना बोली, जी स्नातक का फाइनल ईयर है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे ससुर की फरमाइश अलग हो, सीमा की अलग और मेरी अलग, तो तीनों में से किसकी फरमाइश पूरी करोगी? रमा जी ने पूछा। रूही इस बेतुके प्रश्न पर छटपटाई। उसकी इच्छा हुई कि जवाब मैं ऐसा दे दूं कि रमा जी के चेहरे पर पसीना पहुंचने के लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे। टीना के रिश्ते की बात नहीं होती तो रूही अब तक उनको भगा देती। टीना बोली, जी सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी करूंगी। रमा जी बोली, वो कैसे? टीना ने कहा, अपने पिताजी से 4 चूल्हे दहेज में ले जाऊंगी और एक साथ चारों पर आपके हर सदस्य की फरमाइश के अनुसार डिश बनाना शुरू कर दूंगी। जब चारों वस्तुएं तैयार हो जाएंगी तो एक साथ सबको सेवा का अवसर दिया जा सकेगा। टीना ने कहना जारी रखा, एक उपाय और है, उसे इस समय नहीं बताया जा सकता। रमा जी को दूसरे उपाय के बारे में जानकारी लेने की कोई इच्छा नहीं थी। रमा जी ने अपना साक्षात्कार पूरा किया। अब सीमा की बारी थी। सीमा कुछ कहती उससे पहले ही एक दौर हलवे और नमकीन का हुआ। सीमा बड़ी बेसब्री से खा रही थी। ऐसा लगता था कि उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो या हलवा खत्म होने का अंदेशा हो। सीमा ने 2 प्लेट हलवा जल्दी से खत्म किया और बोली, टीना जी, आप गाना सुना सकती हो?
डांस कर सकती हो? टीना बोली। जी आप तो बोलिए। सीमा बोली। तो आजकल वो हरियाणवी गाना चल रहा है ना, वो ही सुना दो। टीना ने पूछा। जी कौन सा? सीमा बोली। मेरे ससुर के 5 पुत्र थे। टीना को इस बार सीमा पर बहुत गुस्सा आया। वो अचकचा कर रूही भाभी की ओर देख रही थी। रूही ने उसे शांत रहने का इशारा किया। रूही बोली। सीमा जी आप डीजे ले आई हो, आप म्यूजिक सिस्टम लाई हो ना? नहीं ना, तो फिर ऐसी फरमाइश का क्या मतलब? टीना दी की शादी हो जाए, आपके घर पहुंच जाएं, तो साथ में म्यूजिक सिस्टम मैं गिफ्ट कर दूंगी। आप माँ बेटी टीना दी के साथ डांस कर लेना। रूही ने जैसे मधुमक्खी छत्ते को छेड़ दिया हो। रमा जी अपनी बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकी। वो रूही को संस्कारहीन कहकर चुप रहने की सलाह दे रही थी। रूही को लगा कि मेरे कारण टीना का रिश्ता नहीं हो पाएगा, पिताजी अलग नाराज होंगे। रामेश्वर जी ने कहा, इससे पहले मैं भी संस्कार भूल जाऊं, आप लोग अपने घर की राह लीजिए। हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। रमा जी बोली। नहीं करना है तो मत करो, मैं अपनी लाडली का अपमान सहन नहीं कर सकती। रामेश्वर जी बोले। और हम तो जैसे अपनी लाडली का अपमान सहने के लिए ही बैठे हैं। आपके लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं बहुत बड़ा संस्कार वाला व्यक्ति हूँ और धक्के मार कर निकालने में देरी नहीं करूँगा। बहुत देर से माँ बेटी का नाटक देख रहा हूँ। मोहन जी अपना पिटा सा मुंह लेकर खड़े हुए, माँ बेटी भुनभुनाती हुई खड़ी हुई, लेकिन सोहन चुपचाप बैठा रहा। रमा जी बोली। चल सोहन, यह जूते खाकर चलेगा। सोहन बोला। आप लोग जाओ, मैं अंकल जी से माफी मांगकर अपना रिश्ता पक्का करके ही यहाँ से जाऊंगा। सीमा बोली। हमें कोई रिश्ता नहीं करना भैया, पागल हुआ है क्या सोहन? रमा जी ने कहा। मैं पागल ही हूँ, मैं अगर टीना से विवाह नहीं कर पाया तो किसी से नहीं करूँगा। मोहन जी और दोनों देवियाँ रवाना हो गईं और सोहन ने कोर्ट मैरिज के लिए रामेश्वर जी को राजी करके उस घर से अपने कदम बाहर के लिए बढ़ाए। सोहन रामेश्वर जी का अपमान सहन नहीं कर सका। उसने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी और निवेदन किया कि उसको अपनी माँ की गलती सुधारने का एक मौका दो। सोहन ने रामेश्वर जी से कहा, समाज में मेरी माताजी जैसी औरतों की कमी नहीं है। ऐसी माताएं अपनी बेटी को तो परी और अपनी बहू को नौकरानी समझती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को स्वाभिमान से जीने की राह तैयार करूँगा। अगर मेरे माता पिता शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज करके घर से अलग रह लूँगा, लेकिन टीना को कोई दुख नहीं पहुँचने दूंगा। ऐसा नहीं है कि टीना जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। बात टीना की नहीं है, बात आपके अपमान की है। एक बेटी के बाप की इज्जत की बात है। अगर मेरे माता पिता उसके साथ सही व्यवहार करके शादी के लिए मना करते या टीना को नापसंद करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे कारण एक पुत्री के पिता को अपमानित होना पड़ा, इसलिए मेरी जिद है कि आपकी ही बेटी से विवाह करूंगा। रूही को सोहन की एक एक बात में दम लगा। उसे सोहन के सुलझे व्यक्तित्व पर गर्व हुआ। रूही ने शर्त रखी कि विवाह इसी सप्ताह होना चाहिए, चाहे बारात लेकर आओ या मैरिज कमिश्नर से मैरिज सर्टिफिकेट। सोहन ने वादा किया कि इसी सप्ताह वो टीना से विवाह कर लेगा। अगर सामाजिक विवाह नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोहन देर रात घर पहुंचा तो रमा जी ने अपने बेटे को गुस्से भरी नजरों से देखा और बोली, आ गए लुगाई लट्टू। सीमा भी माँ की शह पाकर बोली, पधारिए भाई साहब, अपनी होने वाली पत्नी को अलग घर दिला आए। सोहन कुछ नहीं बोला और ना खाना खाया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वो एक बार अपने पिता से बात करना चाहता था। सोहन को विश्वास था कि उसके पिता उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसका साथ देंगे। सोहन ने इस समय अपने पिता से बात करना उचित नहीं समझा। वो अपने रूम से बिना किसी से बोले सो गया। सुबह तैयार होकर बैंक चला गया।
और घर पर चाय नाश्ता खाना कुछ नहीं किया। बैंक जाते समय बाजार में पहले जमकर नाश्ता किया, फिर दोपहर के खाने का ऑर्डर देकर बैंक चला गया। सोहन ने लंच में खाना खाया और अपने सहकर्मी से कल की सारी बात बताई तो उसके सहकर्मी ने उसे सही बताया। उचित समय पर उचित निर्णय लेना हिम्मत और साहस का काम है। अपने सहकर्मी की बात सुनकर सोहन का हौसला बढ़ गया। वो शाम को घर पहुंचा तो कल की बजाय आज माहौल ठीक था। माताजी और बहन जी की तरफ से कोई व्यंग्य बाण सुनने को नहीं मिले। सोहन ने पिता से बात करने का विचार त्याग दिया। अब जब तक उसके पिता से इस संबंध में बात नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई बात नहीं करेगा। सुबह तैयार होकर बैंक जाने लगा तो मोहन जी ने सोहन को बुलाया और बोले, क्या बात है बेटा, मैंने सुना है आजकल ना नाश्ता करते हो ना लंच बॉक्स लेकर जाते हो। सोहन बोला, मैं अब इस घर में रहना ही नहीं चाहता। मोहन जी बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? सोहन बोला, आप जानते तो हो। मोहन जी बोले, एक लड़की के लिए हमें छोड़ देगा? सोहन बोला, पापा, लड़की के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए, मानवता के लिए, किसी के स्वाभिमान के लिए। मोहन जी बोले, ठीक है, आजाद हो, आज से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। सोहन बैंक के लिए चल पड़ा। कल की तरह नाश्ता किया, खाने का ऑर्डर बुक किया और नौकरी पर आ गया। सोहन ने अपने साथी को कोर्ट मैरिज की बात बताई तो उसने साक्षी बनने के लिए हाँ कह दी। शाम को बैंक से निकलकर घर जाने से पहले सोहन ने अपने लिए सूट रेडी करते हुए हेतु डाल दिया। टीना के लिए दुल्हन का जोड़ा पसंद कर तैयार करने के लिए डाल दिया। बैंक के पास ही किराए का घर खोज लिया। सारी तैयारी के बाद वो लेट घर पहुंचा। रमा को सोहन के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर भी उसने सोहन को स्पष्ट कहा कि उस लड़की से तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। सोहन ने देखते हैं क्या होगा कहकर अपना जवाब दिया। अगले दिन सोहन ने बैंक में छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई। अपने सहकर्मी को कल की छुट्टी करने व 10 बजे कोर्ट पहुंचने की बात कही। मैनेजर ने सोहन को निश्चिंत करने रहने के लिए कहा। सोहन ने कल 10 बजे कोर्ट मैरिज के लिए रामेश्वर जी को चलने का निवेदन और टीना को भेजने के लिए कहा। रामेश्वर जी ने रूही को कोर्ट पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी। रूही और टीना को सोहन के वादे पर पूरा यकीन हो गया। इंतजार था कल 10 बजे का। सोहन और उसका बैंक सहकर्मी दोनों 10 बजे ही कोर्ट पहुंच गए। मोहन जी को किसी बात का पता ही नहीं था। रामेश्वर जी ने अपनी पुत्र वधू रूही को टीना के साथ कोर्ट भेज दिया। स्वयं भगवान की शरण में मंदिर चले गए। इंसान जब चारों ओर से निराशा हताश हो जाता है या किसी अनहोनी की आशंका होती है तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। सारे काम निर्विघ्न पूर्ण होते रहें तो शायद कोई ईश्वर को याद करना जरूरी नहीं समझेगा। रामेश्वर जी भी तो इसी मानव समाज का हिस्सा थे। घर पर किसी को बिना बताए बस्ती से दूर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, मेरे मालिक कोई अनहोनी ना हो, मेरी इज्जत ना उछले। सोहन एवं टीना का विवाह आसानी से संपन्न हो गया। रूही की हार्दिक इच्छा थी कि कानूनी विवाह के साथ मंदिर में भी अगर भगवान को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे को अपनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चारों ने मंदिर जाने का फैसला किया। संयोग से वो भी उसी मंदिर में गए जहां रामेश्वर जी पहले ही पहुंच चुके थे। रामेश्वर जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। सोहन और टीना किराए के मकान में चले गए। रूही अपने घर आ गई। शाम का खाना सोहन का दोस्त अपने घर से बनवा कर दे गया। काफी देर तक सोहन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। मोहन जी को भी अब अपने ऊपर गुस्सा आया। आजकल जवान लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब कोई गलत कदम उठा बैठे। रमा की ममता भी हिलोरें ले रही थी।
मोहन जी ने अपने बेटे को कॉल किया। सोहन और टीना एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश में थे कि मोहन जी का कॉल आ गया। सोहन ने उनका नंबर देखा और चिंता में पड़ गया। उसने सोच लिया कि शादी की पहली शाम को ही कुछ ना कुछ विघ्न पड़ने वाला है। सोहन ने फोन उठाया और बोला, नमस्ते पापा जी। मोहन जी बोले, नमस्ते। कहाँ हो? बहुत समय हो गया। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। सोहन बोला, मैं आज अपने दोस्त के घर रुक गया हूँ। मोहन जी बोले, घर बताना भी उचित नहीं समझा। सही है, हम लगते भी क्या है तुम्हारे? सूचना तो अपनों को दी जाती है। सोहन बोला, जी ऐसी बात नहीं है पापा। मोहन जी बोले, तो फिर कैसी बात है? यहाँ तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ गया है और तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हो। वाह बेटा वाह। सोहन बोला, क्या हुआ माँ को? मोहन जी बोले, कुछ खास नहीं, एक अटैक ही आया है। अभी तो जिंदा है, शायद 1-2 दिन ही जी सके। सोहन अपने पिता की बात सुनकर घबरा गया। टीना के पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने माता पिता का भले ही विरोध किया था, लेकिन अपने माता पिता को भुला भी नहीं सकता था। सोहन ने यही सोचकर शादी की थी कि 1-2 महीने बाद घर से बाहर रहेगा। जब घर वालों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आराम से टीना को अपना लेंगे। सोहन को परेशान चिंतित देख टीना ने पूछा, क्या हुआ? क्या कहा पिताजी ने? सोहन बोला, माँ को अटैक आया है। टीना बोली, ओह शायद मेरे कारण ये सब हुआ है। सोहन बोला, तुम्हारे कारण कैसे? हमारी शादी के बारे में अभी तो घर पर किसी को कुछ भी नहीं पता। टीना बोली, कई दिन से तनाव का माहौल था और उस तनाव का कारण मैं ही तो थी। सोहन बोला, ऐसा कुछ मत सोचो, चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर मैं अभी घर नहीं गया तो जीवन भर मुझे अफसोस रहेगा। टीना बोली, मैं भी आपके साथ चलूं? सोहन बोला, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। टीना बोली, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। सोहन ने टीना को उसके घर छोड़ा तो एक बार सब चिंतित हो गए, लेकिन जब टीना ने सारी बात बताई तो सबको तसल्ली हुई। सोहन घर पहुंचा तो माता पिता बहन तीनों आराम से खाना खा रहे थे, हंस हंस कर बात कर रहे थे। सभी को हंसता देखकर सोहन ने अपने पिता से कहा, आप तो कह रहे थे कि माँ को अटैक आया है। मोहन जी बोले, हाँ तो क्या हुआ? सोहन बोला, ऐसा लगता तो नहीं। आपने झूठ क्यों बोला? मोहन जी बोले, सारे झूठ का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? मंदिर के पुजारी ने मुझे तुम्हारी सारी विवाह कहानी बता दी थी। तुम कह रहे थे कि दोस्त के पास हूँ, तुमने पहले झूठ क्यों बोला? सोहन बोला, मेरे झूठ से किसी को हानि तो नहीं हुई। मोहन जी बोले, तो मेरे झूठ से कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी डूब गई? रमा जी बाप बेटे की नोक झोंक को देख सुन रही थी। रमा जी बोली, तुमने विवाह कर लिया क्या सोहन? सोहन बोला, हाँ मम्मी, मैंने शादी कर ली। रमा जी बोली, तो दुल्हन कहाँ है? सोहन बोला, उसके घर छोड़ कर आया हूँ। रमा जी बोली, उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? चल अभी लेकर आ। सोहन बोला, क्यों लेकर आऊं? आप तो उसे पसंद ही नहीं करते। रमा जी बोली, अब करती हूँ ना, अभी जाकर उसे इज्जत के साथ अपने इस घर में लेकर आ। सोहन, अब रात के 10 बजने वाले हैं, सुबह देखेंगे। रमा जी ने अपने पति से कहा, अभी गाड़ी की व्यवस्था करो, हम सब अभी अपनी बहू टीना को लेने जा रहे हैं। मोहन जी बोले, तुम कभी कुछ करती रहती हो, मेरी समझ से तो तुम परे हो। रमा जी बोली, समझौता करने में हम सबकी खुशी है, हम सबकी भलाई है, क्यों इस जीवन को अखाड़ा बनाया जाए? मोहन जी ने अपनी पति को आश्चर्यचकित होकर देखा। मोहन जी ने एक गाड़ी का इंतजाम किया। सभी लोग टीना के घर पहुंच गए। सभी को अचानक अपने घर पर देखकर रामेश्वर जी एवं उनके परिवार वाले चौंक गए।
सभी को अंदर बुलाकर बैठाया और आनन फानन में चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। मोहन जी बोले, भाई साहब, सबसे पहले हम अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप सभी लोग हमें माफ़ कर दीजिए। रामेश्वर जी ने कहा, भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया। अब ये बताइए, आप सभी का इतनी रात आना कैसे हुआ? रमा जी बोले, भाई साहब, हम अपनी बहू को लेने आए हैं और हम अभी अपनी बहू को लेकर जाएंगे। जो गलती हमसे हुई आगे कभी नहीं होगी। हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। रामेश्वर जी और उनके परिवार ने सभी को माफ़ कर दिया और टीना उसी रात अपनी ससुराल चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।